नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा बजट सत्र, विपक्ष ने सरकार पर बोला जोरदार हमला, हाथ में पोस्टर लेकर किया हंगामा। राजद विधायक भाई वीरेंद्र का एनडीए सरकार पर हमला, कानून व्यवस्था और आर्थिक नीतियों पर उठाए गंभीर आरोप। सूरत में साइबर ठगों का मास्टर स्ट्रोक, 72 वर्षीय रिटायर्ड प्रोडक्शन मैनेजर से 1.47 करोड़ रुपए की ठगी। मालेगांव उप महापौर शाने हिंद का बयान, टीपू सुल्तान का फोटो दोबारा लगाएगी, राजनीतिक माहौल गरमाया। असम चुनाव 2026, सीएसी ज्ञानेश कुमार ने ईवीएम सुधार और नई सुरक्षा पर नियमों की घोषणा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। महागठबंधन के विधायकों ने हाथ में पोस्टर लेकर सरकार को घेरा और नारेबाजी की। विपक्ष ने सरकार को अंधी, गूंगी और बहरी करार देते हुए कहा कि राज्य में लगातार हो रहे बलात्कार और अन्य अपराधों को रोकने में सरकार पूरी तरह से नाकाम है। विपक्ष के विधायक गौतम कृष्णा ने कहा कि चाहे शराबबंदी हो या लॉ एंड ऑर्डर हो, बिहार सरकार हर मामले में फेल है और राज्य का प्रशासन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। सामने में आए और यह बताए हत्या और बलात्कार की घटना जो लगातार बड़ी तेजी से बढ़ रही है, इसका कारण क्या है। और आपके राज में जो अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ है, आपके राज में जो महाजंगल राज चल रहा है, आपके नाम पर जो सुशासन का खाना पूर्ति चल रहा है, आखिर इस पे आपका क्या जवाब है। मीडिया के भाइयों के सामने में आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को आकर के जवाब देना चाहिए। इसी मांग को लेकर के हम लोगों ने आज महागठबंधन की तरफ से प्रदर्शन किया। एक परीक्षार्थी परीक्षा देने गई और लेट हुआ तो वो उसको बाहर कर दिया गया और उसने आत्महत्या कर लिया। ये सरासर गलत है, ज्यादती है या तानाशाही है। मैं कहता हूं तो आप अगर वहां रोक लगाते हैं तो यहां भी रोक लगवाइए। ये सदन में हम मांग करते हैं। जब परीक्षार्थियों को 5 मिनट देर पे आप घुसने नहीं देते हैं, उसका 1 साल का जीवन बर्बाद हो जाता है, आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर बेबस हो जाता है, तो सदन में भी आप लगा दीजिए रोक। यहाँ भी 11 बजे तक जो सदस्य नहीं पहुँचते हैं उसको भी रोक दीजिए और उसको कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए। हम यही मांग करते हैं सरकार से कि बच्चों के साथ अन्याय और नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। 1 साल का उसका वक्त जाया होता है, उस मानसिक प्रताड़ना होती है और जिस तरह से वो प्रताड़ित होकर के आत्महत्या और कुंठित भावना में जीता है, यह बहुत गलत है, बहुत गलत है। इसका हम बहुत विरोध करते हैं और हम सरकार इसको जल्द से जल्द इसको छूट दे, बच्चों को जाने का परीक्षा देने का अनुमति मिले, ताकि किसी को गलत कदम उठाने का कोई जरूरत न पड़े। मैं कहना चाहता हूं मीडिया के साथियों से। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 13वां दिन है और सदन में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। महागठबंधन के विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। विधायकों का आरोप है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ नारे लगाए गए। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रणविजय साहू ने कहा कि सरकार को जनता की सुरक्षा को लेकर गंभीर होना चाहिए और विपक्ष एकजुट होकर सरकार की नाकामियों को उजागर करता रहेगा। नाम का कोई चीज नहीं। बिहार की जनता, बिहार की आवाम पूरी तरह से भगवान भरोसे है और सरकार गूंगी हो गई है, सरकार बहरी हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से चुप्पी साधे हैं और लगातार बिहार में अपराध का गला बढ़ा है। सहरसा में ही देखिए लगातार, पटना में ही लगातार, बिहार के हर इलाके में जो छोटी छोटी बच्ची हो या लगातार गोलियों का बौछार चलाया जा रहा है, अपराधियों का बोलबाला हो गया, उसी के खिलाफ आज तमाम महागठबंधन के लोग एकजुट होकर सरकार को बोलने के बाध्य करेंगे। ये सब आईवास है। ये लगातार बिहार में राम भरोसे कोई लोग सुरक्षित नहीं है, पटना में भी कोई सुरक्षित नहीं है। बिहार के हालात खराब।
राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने एनडीए सरकार पर कानून व्यवस्था और आर्थिक नीतियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासन में अपराध और हिंसा बढ़ रही है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। विधायक ने ग्लोबल टेंडर का विरोध करते हुए बताया कि इससे स्थानीय उद्योगों को नुकसान होगा और रोजगार के अवसर भी कम होंगे। भाई वीरेंद्र ने चुनाव आयोग और ईवीएम पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि हेराफेरी के कारण विपक्ष की संख्या कम हुई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। आई है तब से कानून का राज खत्म करते हैं और बीजेपी जब तक रहेगी बिहार में आतंक और हिंसा बढ़ेगी। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं आपको मालूम, केवल ये जुमलाबाजी बोलते हैं, सर जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इसलिए आज ये बच्चियों के साथ हुआ है, बच्चे के साथ हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, आम के साथ हर कोई असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है। इसलिए ये महाजंगल राज है और सरकार नाम का कोई चीज़ नहीं है। ये सरकार अपनी पीठ को अपने से थपथपाती है और सुशासन बाबू का नारा देती है और आप लोग भी प्रचार करते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार। विपक्ष की भूमिका जो है वो किस तरह से आप कर रहे हैं, किस तरह का लग रहा है? पूरी भूमिका आप निभा रहे हैं। जनता जो भेजी है, जो मैंडेट दी है हमको, जनता तो मैंडेट दी है सरकार बनाने की, लेकिन चुनाव आयोग के और ये सब ईवीएम के हेरा फेरी में हम लोग हार गए हैं। संख्या बल कम हो गई है, फिर भी हम विपक्ष की भूमिका जिस तरह से निभाना चाहिए हम लोग। अभी आपने सुना आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र का बयान और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर सूरत से। सूरत में साइबर ठगों ने 72 वर्षीय रिटायर्ड प्रोडक्शन मैनेजर को 25 दिन तक मानसिक दबाव में रखकर 1,47 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने खुद को मुंबई साइबर क्राइम अधिकारी सतीश निकम बताते हुए बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर डर दिखाया और उन्हें बताया गया कि उनके आधार कार्ड से जारी सिम का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और आपत्तिजनक संदेश भेजने में हुआ है। फर्जी व्हाट्सएप, एफआईआर, कोर्ट दस्तावेज और नकली सीबीआई लेटर भेजकर ठगों ने बुजुर्ग पर लगातार दबाव डाला और धमकी भी दी। सहयोग नहीं किया तो अरेस्ट वारंट जारी होगा, ऐसी धमकी दी। ठगों ने बुजुर्ग की 2 बेटियों को अमेरिका में होने की भी जानकारी भी जुटा ली और डराया कि पैसे नहीं देने पर बेटियों को भारत डिपोर्ट कर दिया जाएगा। डर के कारण पिता ने अपने बैंक खाते और एफडी तोड़कर अलग अलग खातों में से कुल 1,47 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। इस दौरान बैंक मैनेजर ने भी संदेह जताया और रोकने की कोशिश की, लेकिन वीडियो कॉल पर मौजूद ठगों के कहने पर वे नानपुरा शाखा गए और रकम ट्रांसफर कर दी। आखिरकार जब बुजुर्ग को ठगी का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत सूरत साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आबू रोड में रिको थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 किलो गांजा जब्त कर एक तस्करी को गिरफ्तार कर लिया है। नियमित नाकेबंदी के दौरान संदिग्ध कंटेनर को रोककर तलाशी लेने पर भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ, जिसे गुजरात लाया जा रहा था। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक पीएल शिवरन के निर्देश पर थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत के नेतृत्व में की गई। मामले में कंटेनर चालक दीपक कुमार निवासी छपरा को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा। महाराष्ट्र के मालेगांव के उप महापौर और समाजवादी पार्टी की नगर सेविका शान-ए-हिंद एक बार फिर टीपू सुल्तान के मुद्दों को लेकर चर्चा में है। मालेगांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शान-ए-हिंद ने कहा कि उनके दफ्तर का काम पूरा होने के बाद वे टीपू सुल्तान का फोटो दोबारा अपने कैबिन में लगाएंगी। इस बयानबाजी के बाद राज्य में राजनीतिक माहौल और भी गर्मा गया है। टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान, जिन्होंने हिंदू मुसलमान के फर्क को नहीं किया, उन्होंने औरतों की इज्जत को महफूज रखने में अव्वलियत दी, जिन्होंने टेक्नोलॉजी में उस जमाने में जब सोच नहीं सकते थे, उन्होंने रॉकेट और मिसाइल जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जहां तिब्बती मदद के लिए एक बादशाह सुल्तान अपने सिपाही के जख्मों को खुद सीता था, उसकी अफजलियत आप देखो, उसकी सोच आप देखो, जो अपने सिपाही के जख्मों को सीता था, प्लास्टिक सर्जरी का जिन्होंने काम किया। जहां मस्जिदों की हिफाजत की, वहां मंदिरों की भी हिफाजत की, जहां मुसलमानों का सोचा, वहां
वहाँ टीपू सुलतान, हजरत टीपू सुलतान की तस्वीर भी इंशाअल्लाह हमारी त्या उपमहापौर कदाचित विसरले असतील की त्या हिंदू राष्ट्रामधल्या एका मालेगाव नावाच्या शहराच्या उपमहापौर आहेत आणि म्हणून जास्त टिपू सुलतानची आठवण येत असेल तर त्या सगळ्या जणांना परत त्याच्याकडे पाठवण्याची सोय आम्हाला करायला लागेल. कारण का आमच्या हिंदू राष्ट्रामध्ये त्यांनी हिंदूंना 8 ते 9 हजार हिंदूंना मारलं, धर्मांतर केलं, आमची मंदिरं तोडली, त्याच्या तलवारीवर म्हणजे टिपू सुलतान कोणतरी अंगठी बिंगटीवाला तो येडा ओवीसी बोलत होता का त्याच्या अंगठीवर राम लिहिलेलं, त्या येड्याला मी त्याला म्हणजे त्याला कदाचित डोक्यात बुद्धी नाहीये. टिपू सुलतानच्या स्वतःच्या तलवारीवर ये तलवार काफिरों के कत्ल करने के लिए बनाई गई है, हे त्याच्या तलवारीवर मुख्य तलवारीवर लिहिले गेलेली आहे. तर आता हर्षवर्धन सकपाळ पण त्याच्यासाठी काफिरच आहे. उद्या टिपू सुलतान जिवंत असताना पहिला वार हर्षवर्धन सकपाळवर केला असता, कारण त्याला कुठलाच हिंदू पाहिजे नको होता. आणि आता ह्या महापौरांना पण उपमहापौरांना पण सांगेन, हिम्मत करून दाखवा तिथे टिपू सुलतानचा फोटो लावण्याचा, नंतर मग बघू तुम्ही उपमहापौर किती वेळ राहता आणि ती भिंत किती वेळ राहते. म्हणून आमच्या इथे या अशा पद्धतीच्या हिरव्या सापाने जास्त वळवळ करू नये. कारण आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमीमध्ये इथे फक्त शिवरायांचेच फोटो लागणार, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचेच फोटो लागणार, बाकी ह्या टिप्या बिप्याचे कोणाच्या लागण्याचं काही कारण नाही. हे लोक निवडणुकीच्या अगोदर जय भीम आणि जय भीम म्हणतात आणि निवडणुकीच्या नंतर फक्त जय भीम पर्यंत येतात. जय भीम कुठे गेलं? का नाही टिपू सुलतानांच्या बाजूला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो होता? म्हणून हे अशा जिहादी मानसिकतेचे हिरवे साप, मग ते कुठल्या कसेही असो, कुठल्याही पदावर असो, त्यांना या हिंदू राष्ट्रामध्ये आम्ही वळवळ करायला देणार नाही. शिवसेना उद्धव दल के नेता और सांसद संजय राउत इंडिया गठबंधन पर बड़ा बयान दिया। राउत ने साफ कहा कि इंडिया ब्लॉक को सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय नहीं होना चाहिए, बल्कि देश के राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लगातार एकजुट होकर काम करना चाहिए। राउत ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जैसा बताया जा रहा है, बल्कि कुछ कांग्रेस नेताओं के बयानों के बाद राजनीति में हलचल पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि देश में कई बड़े मुद्दे हैं, किसानों का सवाल, मणिपुर की स्थिति और कानून व्यवस्था जैसे विषयों पर विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ कार्यक्रम करने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि संसद के बाहर भी विपक्ष को जनता के मुद्दों पर आवाज उठानी चाहिए। इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं पर राउत ने कहा कि ममता बनर्जी या किसी अन्य नेता को नेतृत्व देने का फैसला गठबंधन की बैठक में चर्चा के बाद ही होना चाहिए। राउत ने यह भी कहा कि राजनीति का उद्देश्य सिर्फ संघर्ष करना नहीं बल्कि सत्ता हासिल करना भी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को परिणाम चाहिए और गठबंधन को लगातार संवाद बनाए रखना जरूरी है। ऐसी कोई बात मैंने कही नहीं। अगर आपने सामना का संपादकीय पढ़ा होगा एडिटोरियल, तो आपको 2-3 दिन से कांग्रेस के कुछ नेता और संजय बारू का एक आर्टिकल आया टेलीग्राफ में, फिर असम में कुछ नेता कांग्रेस के जिस तरह से बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उससे राजनीति में एक थोड़ा सा घमासान सा हो गया है। मणिशंकर अय्यर आज शायद नेता नहीं हो गए, कांग्रेस के एक जमाने में थे, लेकिन वोकल है, उनका वॉइस लोग सुनते हैं। ये बातें ऐसी है कि इंडिया आघाड़ी, इंडिया ब्लॉक, ये हमारी भी भूमिका हमेशा रही। इंडिया ब्लॉक जब लोकसभा का चुनाव नजदीक आता है तो इंडिया ब्लॉक का काम शुरू होता है। तब तक इंडिया ब्लॉक है कहाँ, क्या कर रहा है, उस बारे में कोई एक दूसरे से संपर्क नहीं होता। देश में इतनी समस्या है, राष्ट्रीय प्रश्न है। हम सब लोग बोल रहे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भारत को गुलाम बना लिया, नरेंद्र मोदी सरेंडर हो गए। ये सरेंडर नरेंद्र मोदी कल मुंबई में आ गए, गेटवे ऑफ इंडिया में एक इवेंट कर दिया फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ, बस उतना ही काम है उनका। किसानों के बारे में जो डील हो गया है
अमेरिका से, उसमें देश का किसान मरेगा, आत्महत्या करेगा, भूखा मरेगा। लेकिन उसके ऊपर इंडिया ब्लॉक ने सिर्फ पार्लियामेंट में आवाज उठाकर नहीं चलेगा, पार्लियामेंट में तो बोलने भी नहीं देते राहुल। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्रग तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। जांच में खुलासा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बैंकॉक के एजेंटों के साथ मिलकर लोगों को मुफ्त हवाई टिकट, होटल में ठहरने और आसान कमाई का लालच देकर वापसी फ्लाइट में नशीले पदार्थ मंगवा रहे थे। तस्करों ने अवैध सामान को वैध दिखाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नाम पर फर्जी राजनयिक पाउच तक का इस्तेमाल किया और अधिकारियों को भ्रमित करने के लिए बैग पर दूसरी फ्लाइट के टैग लगाए। चिप्स के पैकेट, शैम्पू की बोतल, सब्जियों और यहां तक कि शरीर के अंदर कैप्सूल निगलकर कोकीन छिपाने जैसे खतरनाक तरीके भी सामने आए हैं, जिनमें से एक विदेशी नागरिक और एक एयरलाइन क्रू सदस्य की गिरफ्तारी शामिल है। सख्त जांच से बचने के लिए अब गिरोह युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और परिवारों को कम जोखिम वाले कैरियर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कड़े कानून और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मुंबई एयरपोर्ट कस्टम्स ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स नष्ट कर तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। असम में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा पर सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा, इस बार ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो दिखाई जाएगी और उनके नाम और सीरियल नंबर बड़े फॉन्ट में दिखाए जाएंगे। हमने हर पोलिंग सेंटर में 12,000 वोटरों की लिमिट भी तय की है। पहली बार असम में वोटर वोटिंग सेंटर के एंट्री पॉइंट पर अपने मोबाइल फोन पर ही देख सकेंगे। नए इनिशिएटिव्स की बात है, जैसा हम लोगों ने आपको बताया, आसाम में नए इनिशिएटिव्स के तौर पर पहली बार मतदाताओं को ये मौका मिलेगा कि मोबाइल घर पर छोड़ने जाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से पोलिंग स्टेशन के दरवाजे तक पहुंचें और बाहर मोबाइल फोन आप रखने के बाद अंदर जाके वोट करें और आ जाएं। ये काफी मांग रही थी पहले से, तो चुनाव आयोग में ये निर्णय हुआ कि ये हमें सुविधा प्रदान करनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ते हैं वो भी एक बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो कई बार उनकी शिकायत आती थी कि जो हमारा फोटो लगता है वो इतना पुराना होता है या ब्लैक एंड व्हाइट में होता है कि हमारे मतदाता हमको पहचान ही नहीं पाते हैं ईवीएम में। तो उसको दूर करने के लिए कैंडिडेट्स के लिए पहली बार कलर्ड फोटो का इस्तेमाल होगा आसाम में, और साथ ही साथ ईवीएम में जो सीरियल नंबर होता है और जो नाम का फॉन्ट होता है वो भी बड़े अक्षरों में होगा। पहली बार आसाम में 1200 इलेक्टर्स की एक लिमिट लगाई गई है, जिससे कि मतदाताओं की क्यू में बहुत ज्यादा लोग न लगें, ज्यादा देर वेट न करना पड़े, और खास तौर से जब शाम को मतदान खत्म होता है तो वो भीड़ कम से कम रहे। पहले एक ये भी विषय आता था कि राजनीतिक दलों को मतदान केंद्र से बहुत दूर बैठा दिया जाता था, तो वो लोग कई बार मतदाता गलत बूथ में न चला जाए, कई बार मतदाता को रास्ता बताने के लिए जो वो स्वयं एफर्ट करते हैं, इसलिए वो 100 मीटर के दायरे तक अपनी टेबल लगा सकते हैं। जहां नितिन नवीन ने प्रमुख नागरिक गोष्ठी को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की जन कल्याण योजनाओं को बड़ा सुधार बताया। उन्होंने कहा कि देश में 255 करोड़ जनधन खाते का खुलना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और यह सामान्य बात नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि जब प्रधानमंत्री ने जनधन योजना की शुरुआत की थी तो विपक्ष ने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। उनका कहना था कि अब दिल्ली से भेजा गया 1 रुपया सीधे गरीब के खाते में पहुंचता है और बीच में बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि 1 रुपया गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा रह जाता है। नितिन नवीन ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना ने गरीबों को आर्थिक ताकत और सम्मान देने का काम किया है। कई चीजों की चर्चा हुई। मैं कई बार इस बात को इसलिए कहता हूं, अभी हमारे लोगों ने जब सुझाव के तौर पे सरकार का धन्यवाद दिया, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स की चर्चा आप लोगों ने की है। मैं उसको बड़ा रिफॉर्म्स मानता हूं कि 255 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट खुलना यह सामान्य विषय नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाते की बात की थी तो इसी देश में कई लोगों ने मजाक उड़ाया था
कि गरीब के पास रखने पैसा कहाँ है कि वो अकाउंट खोलेगा। और आज इसी देश में गरीब के लिए 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया गरीब के खाते में पहुंचता है। लाखों करोड़ रुपया जो बिचौलिया खा जाते थे आज उस गरीब के खाते में पहुंच रहा है। ये नरेंद्र मोदी का देन। नहीं तो पूर्व के प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है, गुवाहाटी आते आते 15 पैसा हो जाता है, पर आज ऐसी स्थिति नहीं है। ये जो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम था इसने हमारे गरीबों को ताकत दी, सम्मान दिया। वो केवल एक बैंक खाता नहीं था, हमारे गरीबों के सम्मान का विषय था, स्वाभिमान का विषय था। और मैं इसलिए कहता हूं कि अगर ये मजबूत हुआ तो उसका असर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हुआ। अगर हम आज सोशल सिक्योरिटी के रूप में अन्न योजना लाए, प्रधानमंत्री आवास योजना लाए, किसानों के खाते में अगर पैसा दिया तो उन सभी योजनाओं का लाभ उन गरीब किसानों को, उन गरीब मजदूरों को मिला। चाहे वो स्वास्थ्य का लाभ हो, गरीब अपने जमीन मकान बेच देता था इलाज कराने के लिए। मैं इसी आसाम से आज हेल्थ आपका कितना इंप्रूव कर गया। आज कैंसर जैसे बड़ी संस्थाएं यहाँ खुल रही हैं इलाज के लिए, कई और संस्थाएं यहाँ खुल रही हैं, मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ गई। मुझे याद है जब मैं विधायक था और मैं यहाँ का प्रभारी था तो लोग यहाँ से केवल पैर या हाथ टूट जाता था तो पटना इलाज कराने के लिए जाते थे। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 15 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। और आज मैंने पिछले 5 साल मैं मंत्री भी रहा बिहार में, एक भी व्यक्ति इसके लिए मुझे फोन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बदला है और कहीं ना कहीं तो बदलाव सामने दिख रहा है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।